हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लास में। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसे हम जो दूसरे नाम से जानते हैं वो है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो टॉपिक है आपका वो है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का। आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो सादा सीमेंट कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में तो मजबूत होती है लेकिन टेंशन में कमज़ोर होती है। कि अगर हम कंपेयर करें कंप्रेशन से तो उसकी जो सामर्थ्य है, टेंशन सामर्थ्य है, वो कंप्रेशन की 1/10 से 1/15 के लगभग होती है। तो जो कंक्रीट है उसकी जो तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या आएगा, इस्पात की छड़ों यानी कि जो आपकी स्टील बार होती हैं उनको हम दबा देते हैं। तो जो हमारी कंक्रीट होती है वो बनती है, वो क्या कहलाती है, आपकी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के गुण और दोष, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ आरसीसी। तो गुणों की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका स्ट्रेस। जो आपकी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होती है कि वो क्या है, आपके दोनों तरह के फोर्सेस यानी कि टेंशन और कंप्रेशन दोनों को समान रूप से वियर कर सकती है। कि नेक्स्ट जो है वो है आपका कि आप रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को किसी भी आकार में आसानी से ढाल सकते हैं। उसे किसी भी तरीके के आपके काटने, छाटने, छीलने इत्यादि की आपको आवश्यकता नहीं होती है। कि नेक्स्ट जो आपके आरसीसी के स्ट्रक्चर हैं वो देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर लगते हैं और साथ में ये क्या होते हैं, अग्निशय भी होते हैं। यानी कि अगर आपकी आग वगैरह लग जाती है तो ये आसानी से टूटते नहीं है, चटकते नहीं है, पिघलते नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आपकी जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हैं वो वायुमंडलीय इफेक्ट से कम प्रभावित होते हैं। उनमें किसी भी तरीके की नमी या सीलन नहीं आती है, ना ही उनमें किसी भी तरीके के दीमक या कीट लगते हैं। इसके अलावा जो आपके आरसीसी की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी आयु काफ़ी अधिक होती है। कि इन्हें जो आपकी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री होती हैं यानी कि बालू, गिट्टी इत्यादि का प्रयोग करके तैयार किया जाता है, जिससे इनकी जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। कि आपके जो आरसीसी के स्ट्रक्चर हैं वो भूकंप सह होते हैं। यानी कि अगर आपके भूकंप वगैरह आते हैं हल्के फुल्के तो वो उनको भी सहन कर सकती है। नेक्स्ट इसमें जो है आपके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप कहते हैं निर्माण करते हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए क्या आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि अगर आप कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बनाने के टाइम पर या बनाने के बाद उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल करना काफ़ी कठिन और संशयपूर्ण होता है। मतलब अगर आपने कहते हैं, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर बना लिया, अब आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो एक तो उसमें क्या है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा क्या है कि अगर आप उससे चेंज करते हैं किसी भी तरीके का तो आपको जो स्ट्रक्चर है उसके टूटने का भय बना रहता है। नेक्स्ट क्योंकि कंक्रीट क्या आपका एक प्लास्टिक मटेरियल है यानी कि सुगट्ट पदार्थ होता है, उसे ढालने के लिए आपको क्या फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है,
जिससे क्या है अतिरिक्त व्यय यानी कि आपको क्या है अतिरिक्त बोझ पड़ता है, यानी कि जो कॉस्ट होती है कि स्ट्रक्चर को बनाने की वो बढ़ जाती है कि। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका आरसीसी कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप कौन कौन से जगहों पे कहते हैं आरसीसी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाने में, यानी कि बिल्डिंग के जो कंपोनेंट होते हैं जैसे धरन हो गई, स्लैब हो गई और नींव हो गई, लिंटल हो गया, तो इन सबको बनाने में हम आरसीसी का यूज़ करते हैं। जलीय संरचनाएं बनाने में आपका कहते हैं यूज़ किया जाता है, जैसे पुल, पुलिया, ब्रिज, ठीक है, सुरंग हो गए, चैनल हो गए, तो डैम वगैरह इत्यादि बनाने में आपको कहते हैं आरसीसी का यूज़ किया जाता है। पानी के टैंक हो गए, छत स्लैब हो गई, फुटिंग हो गई, इन सब में आपको क्या है हम किसका यूज़ करते हैं आरसीसी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कारखानों की जो चिमनी है उनको बनाने में, स्टोरेज टैंक जो होते हैं आपके साइलो उनको बनाने में, रिटेनिंग वॉल, रेलवे स्लीपर इत्यादि बनाने में आपको किसका आरसीसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, आरसीसी जो होती है आपकी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, उसमें इस्पात का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है आपका कि जो आपका इस्पात है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में समान रूप से सामर्थ्यवान होता है और इस्पात की जो आयु वो काफ़ी लंबी होती है। दूसरा जो आपका मेन रीज़न है वो है आपका जो कंक्रीट और इस्पात का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट लगभग बराबर होता है, यानी कि जो आपका होता है वो 1.2 × 10⁻⁻6 डिग्री सी के लगभग में सबका लगभग होता है, ठीक है। जिससे जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके के इनिशियल स्ट्रेस डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या कि आपको क्या है स्टील का एक इलास्टिक मटेरियल है जिसे आपको काटने मोड़ने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा जब इस्पात को हम कंक्रीट में दबाते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड क्या आपका बहुत अच्छा बनता है, यानी कि जो इस कंक्रीट है जो इस्पात की जो छड़ें होती हैं, जो बार होती हैं, उनको जकड़ लेती हैं कि जिससे जो आपका स्ट्रेस यानी कि जो आपके प्रतिबल डेवलप हो रहे हैं वो क्या होते हैं कि आपके कंक्रीट से स्टील पर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा आपका जो इस्पात है वो एक डक्टाइल मटेरियल है, फेल होने से पहले पर्याप्त खिंचता है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर फेल होगा तो वो क्या है खिंचेगा और खिंचने के बाद फेल होगा, तो आपको क्या पूर्वानुमान हो जाता है कि हाँ ये जो स्ट्रक्चर है वो रहने योग्य नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्या है आपका कि जो आपके रेनफोर्स बार हैं वो कौन कौन से ग्रेड की यूज़ की जाती हैं। तो आपकी जो जनरली आपकी जो ग्रेड यूज़ की जाती हैं वो FE 250 माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बार, FE 415, FE 500 ग्रेड के जो आपके स्टील हैं इन्हें हम टोर बार कहते हैं। स्टील बार जो है आपकी ग्रेड की यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका जो आपके आरसीसी स्ट्रक्चर हैं उनको डिज़ाइन करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो आपके 3 मेथड आएंगे डिज़ाइन करने के। पहला क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा आपका अल्टीमेट लोड मेथड और जो थर्ड है आपका लिमिट स्टेट मेथड। आपके जो सिलेबस है उसमें 2 ही मेथड यूज़ किए जाते हैं जनरली, कौन कौन से वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड।
जो प्रेजेंट में आपका यूज़ किया जाता है वो है आपका लिमिट स्टेट मेथड। जो आपका IS कोड है इंडियन स्टैंडर्ड, वो आपको कहते हैं लिमिट स्टेट मेथड को प्रेफर ज़्यादा करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। तो इसमें क्या आएगा कि जो आपका जो सबसे पहले जो अजप्शन माना गया है वो क्या देंगे आपका वर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो आपकी कार्यकारी यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें आपके वर्किंग लोड को आधार माना गया है और कंक्रीट और इस्पात को एक इलास्टिक मटेरियल माना गया है। और इलास्टिक पिथागोरस सिद्धांत के अनुसार इलास्टिक लिमिट तक आपके जो कंक्रीट है और जो स्टील है एक साथ काम करते हैं और उनका जो बॉन्ड है वो पूर्ण रूप से बना रहता है। संरचना के फेल होने तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको क्या एक लीनियर रिलेशनशिप बनाता है। अर्थात ये क्या आपके हुक के नियम का पालन करता है। क्योंकि आपकी ये सबसे पुरानी है तो गणनाओं के स्पष्टता में अभाव और सहयोगी पदार्थ के गुणों में भिन्नता के कारण इनमें कुछ पर्याप्त फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए गए हैं। कंक्रीट के लिए जो बेंडिंग में आपके कहते हैं जो आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है वो है आपका 3। और स्टील के लिए जो आपका टेंशन स्ट्रेस के लिए जो आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया है वो आपका 1.78 लिया गया है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे सबसे पहला जो दोष है वो है आपका कि जो कंक्रीट को एक इलास्टिक मटेरियल के रूप में माना गया है, जबकि वास्तव में क्या है कि आपकी इलास्टिक नहीं एक प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट क्या आएगा कि इनका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कैसा माना गया है, लीनियर माना गया है, जबकि वास्तविकता में वो लीनियर नहीं होता है, आपका पैराबोलिक आता है। नेक्स्ट क्या है कि आपकी जो कंक्रीट में श्रिंकेज और जो क्रीप है उसके प्रभाव को दर्शाया ही नहीं गया है। कोलैप्स के समय जो स्थिति उत्पन्न होती है कि उसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम जो भी कहते हैं स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं वो काफ़ी बड़ा प्राप्त होता है, जिससे निर्माण में काफ़ी अधिक व्यय आता है। इसीलिए ये कैसा आपका अनइकोनॉमिकल सेक्शन मिलता है आपको। नेक्स्ट जो आपका इसमें मेथड है वो है आपका लिमिट स्टेट मेथड। ये क्या आपका जो आपका अल्टीमेट लोड मेथड है उसी का क्या सुधरा हुआ रूप है। इसमें जो माना गया है वो आपको क्या है, प्लास्टिक मटेरियल माना गया, यानी कंक्रीट क्या आपकी इलास्टिक नहीं प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है। साथ में जो आपके दोष थे पुरानी दो जो आपकी थी कौन कौन सी, अल्टीमेट लोड मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उन दोनों के में जो जो कमियां थी उनको इस मेथड में आकर के दूर किया गया। तो सीमा अवस्था में आपकी अभिकल्पन में संरचना की सामर्थ्य के साथ साथ इसकी सेवा योग्यता यानी कि सर्विसिटी ड्यूरेबिलिटी पर भी विचार किया गया है। तो इसमें दो चीज़ों पर आपका कहते हैं ध्यान दिया गया है। कौन कौन सी हैं, पहला आपका है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अर्थात कोलैप्स किन किन कारणों से हो रही है, यानी कि फ्रैक्चर की वजह से हो रही है, शेयर की वजह से या टॉर्जन की वजह से, इनके बारे में
पूर्णता बताया गया। नेक्स्ट जो है आपका लिमिटेड स्टेज ऑफ सर्विसिटी, अर्थात उसमें कितनी दरारें आ रही हैं, कितनी उसमें स्टेन यानी कि कितना उसमें बकल होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, वाइब्रेशन कितने उत्पन्न होंगे, तो इन सब के बारे में विचार किया गया। धन्यवाद।